नाज़रीन, अब बात करेंगे कुछ जो आजकल सियासी मामला चल रहे हैं। हुदैबिया का केस, उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालने के हवाले से, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी जनाब असद उमर साहब। शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि हम रूटीन का जो इम्पोर्टेंट दीगर सियासी मामलात हैं उसमें हैं, जो इंसानी ज़िंदगी से रिलेटेड मामलात हैं, कोरोना वायरस, उससे आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक पाकिस्तान किस हद तक सक्सेसफुल है इस वबा को कंट्रोल करने में, और नए खदशात क्या हैं? शुक्रिया अरशद। वबा जो है जी, पाकिस्तान के अंदर जो तीसरी लहर आई है, वो तीसरी लहर जैसे पहले खदशा था और कई दफ़ा हमने कहा भी था, वो वाकई में ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई पहली लहर से भी, और उसकी वजह से हलाकतें भी ज़्यादा हुई और हमारे अस्पतालों के निज़ाम के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम बर वक्त जैसे जैसे सूरत हाल बदल रही थी, हम फैसले करते गए। 3 मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हमने बंदिशें लगाई, और पिछली तीसरी जो फैसला था उसके अंदर सिर्फ बंदिशों का नहीं था, उसमें जो इन्फोर्समेंट का जो काम था उसको भी ज़्यादा मजबूत किया गया, फौज की भी मदद ली गई। उन तमाम चीज़ों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल ख़राब ज़रूर हुई, मुश्किल हालात हुए, लेकिन काबू से बाहर नहीं निकले। ना हमारे अस्पताल के निज़ाम में आपको नज़र आया कि बिस्तरों की कमी पड़ गई हो, ना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हुई। तो अभी तक जो सूरत हाल है उसके अंदर हम एक ऊंची सतह पे है। अभी भी ऐसे हालात नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम खतरे से बाहर हैं, लेकिन काबू के अंदर हालात रख रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बेज़ाब्तियां नहीं होंगी। तो हमारी उम्मीद है कि उसके बाद हमें ये डिजीज नीचे जानी नजर आएगी बनिस्बत उसके जो हमारे इस वक्त खित्ते में हो रहा है। इंडिया का तो बहुत अब तमाम पाकिस्तान ने देख लिया है। आपने पता नहीं फॉलो किया कि नहीं किया, BBC CNN वगैरह के ऊपर नेपाल की जो खबरें आ रही है, वो देख के इंसान दंग रह जाता है कि कितने बुरे हालात हो गए हैं उस मुल्क के अंदर। छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हजारों केसेस हो रही हैं, अमवात हो रही हैं। तो एक दफा फिर हमें ये एक याद दहानी कि अगर हम ठीक फैसले ना करें और अब तर्ज अमल ठीक ना रखें तो खुदा न खास्ता हमारा भी नुकसान बहुत ज्यादा शदीद हो सकता है। मिनिस्टर साहब, इंडिया ने क्या ऐसी चीज गलत की जिस वजह से वहां पे जो हम स्पाइक देख रहे हैं केसेस की, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कोलैप्स कर गया है, और जो शदीद किस्म के वहाँ पे इंसानी जान का नुकसान हो रहा है, कहाँ पे उनके पॉलिसी डिसीजंस गलत हुए, या कि जो वेरिएंट है कोविड का वो एक डिफरेंट आया इंडिया में? नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी हमारे पास नहीं है खबर जिससे ये कहा जा सके कि वो इंडियन वेरिएंट जो है वो इस तबाही का ज़्यादा बायस बना है। ज़्यादातर वहाँ पे भी यूके का वेरिएंट ही है जो उनकी इस लहर के अंदर पाया गया। ये तो निस्बतन नया है। इस खित्ते के अंदर तकरीबन एक ही वक्त के अंदर ये लहर शुरू हुई, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में। पाकिस्तान में सबसे पहले रिएक्ट किया, तेजी से हमारे यहाँ भी बढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो, हर हफ्ते हमारी जो औसत होती है शरह, वो 3% से 5% से 7% से 9%, बिल्कुल 4 हफ्ते डायरेक्ट गई थी। हम क्योंकि फैसले करते गए, सबसे पहले हमने फैसले किए तो सबसे पहले हमारे यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल में आया। बांग्लादेश ने उससे कदरे लेट फैसले किए, वहां नुकसान ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक फैसले किए तो वहां पे भी बेहतरी नजर आनी शुरू हो गई। इंडिया जिस वक्त ये लहर बढ़ रही थी तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जलसे करते फिर रहे थे और वो फतह का जश्न मना रहे थे। वो कह रहे थे हमने कोरोना के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली। ये वैसे इंडिया को कुछ आदत है, और खासतौर पे नरेंद्र मोदी को, कि वो शिकस्त भी जहां हो रही होती है बदतरीन उसको भी फतेह का क्लेम कर लेते हैं। वो अभिनंदन भी जब चाय पी के गया था तो इंडियन मीडिया आप देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी फतेह हुई है। तो यहाँ पर भी ये हुआ, एक्सेप्ट कि यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज उससे बहुत ज्यादा खराब थे। फिर क्योंकि जाहिर है हुकूमती तमाम लीडरशिप ये कर रही थी और वो जलसे कर रहे थे अपने, तो आप कोई और भी बंदिश नहीं लगा सकते थे। और वहां पर जो एक मजहबी त्यौहार हुआ, कुंभ का मेला जिसमें लाखों लोग आते हैं, वो एक बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट बना। और इन्हीं दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन की वजह से इंडिया की ऐसी सूरत हाल देखने को नजर आई कि ऐसा लगता है कि दुनिया के गरीब तरीन मुल्क हो और जिसमें बिल्कुल ना इंडस्ट्री हो, ना सेहत का निजाम हो, जितने बुरे हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। राइट मिनिस्टर साहब, जो यूके वेरिएंट है और इंडियन वेरिएंट है कोविड-19 का, उसका पाकिस्तान में आने की भी खदशात हैं, और इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए आपने? देखिए अरशद, ये सिर्फ किया जा सकता है कि बॉर्डर्स के ऊपर एनफोर्समेंट सख्त कर दी जाए। हमारा जो अभी करंट प्रोटोकॉल है उसके अंदर नेगेटिव PCR टेस्ट लेके आपने बोर्ड करना है पिछले 72 घंटे के अंदर, और उसके बाद अराइवल के ऊपर भी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हमने शुरू कर दी है। लेकिन बॉर्डर सील किए बगैर कोई भी गारंटीड तरीका नहीं है। और ये तमाम वेरिएंट्स जो हैं
वो शुरू होते हैं एक मुल्क से और उसके बाद वो दर्जनों ममालिक के अंदर फैल जाते हैं। हम ये इंडिया का वेरिएंट जो है वो इंडियन वेरिएंट वो कह रहे हैं यूके के अंदर भी मौजूद है, अमेरिका के अंदर भी मौजूद है, कनाडा के अंदर भी मौजूद है। अब ये वो ममालिक हैं जहां बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद रहती है, वो वहां जाते हैं, स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान आते हैं, और बॉर्डर सील करना जो है वो भी उसकी बड़ी भारी कीमत होती है। हमने पिछले साल देखा खास तौर पे तुलबा के लिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में तुलबा बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, और हमारे जो मजदूर हैं जो वहां पे खास तौर पे मशरिक वस्ता के अंदर हैं, उनके लिए ये नाकाबिले तलाफी वो नुकसान हो जाता है कि अगर उनको बिल्कुल मुल्क आने से रोक दिया जाए। सो कोशिश यही की जा रही है, इस वक्त फ्लाइट्स कम कर दी गई हैं, टेस्टिंग प्रोटोकॉल बढ़ा दिए गए हैं, क्वारंटीन सख्त कर दी गई है, लेकिन क्या हम ये गारंटी कर सकते हैं इससे कि कोई वेरिएंट नहीं आएगा? ये पॉसिबल नहीं है। अच्छी खबर ये है कि अभी तक जितने भी वेरिएंट्स आए हैं बशमूल इंडियन वेरिएंट के, जो भी नॉन दुनिया में वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो इनके ऊपर कारगर साबित हो रही हैं। तो आपके जरिए मैं ये जरूर पैगाम दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से अपोजिशन एक इल्ज़ाम मतवातिर लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी हुकूमत को लोगों की ज़िंदगियों का ख्याल नहीं, और इन्होंने ख़रीदी नहीं है वैक्सीन, डोनेशन पे चल रहे हैं, खैराती वैक्सीन ये लगा रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है इस इल्ज़ाम में, और वैक्सीन हमारे पास कौन कौन सी इस वक्त अवेलेबल हैं और कितनी पॉपुलेशन का कवर को हम कवर कर सकते हैं इससे? देखिए, इस वक्त तक हम जो टोटल मुल्क के अंदर वैक्सीन लग चुकी है वो तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा वैक्सीन जो है लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास लाखों वैक्सीन मौजूद हैं और करोड़ों वैक्सीन के ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं। एक छोटी तादाद है टोटल जितनी भी वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में आई है जो डोनेशन के जरिए आई है, और हमने बाय द वे किसी से मांगी नहीं थी डोनेशन। चाइना की बहुत करीबी एक रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और वो चाहते थे इस मुश्किल वक्त के अंदर, इस तरह हमने तो इंडिया को भी ऑफर कर दिया था जब वहां पे मुश्किल नजर आई कि उनको भी हमने चीजें ऑफर की थी कोविड से रिलेटेड सामान। तो वो चाइना ने अपनी मर्जी से किया, हमने किसी से डोनेशन मांगी नहीं है। ज्यादातर जो है वो जाहिर है वो प्रोक्योर्ड है, वो खुद खरीदी नहीं है। वैसे इस ऑपोजिशन से मैंने एक सवाल आपके जरिए अगर मैं पूछ सकूं कि मुस्लिम लीग नून की सुना है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है, दोनों जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अरबों रुपए के नहीं अरबों डॉलर की जायदाद के मालिक हैं, और मुल्क के बाहर जायदाद है। उस अरबों डॉलर की जायदाद में से अभी तक उन्होंने कितनी वैक्सीन खरीद के आजाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत के जरिए अवाम को दी है या उन्होंने सिंध के अवाम को दी है? अभी तक जितनी भी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, चाहे वो सिंध के अंदर हो या वो आजाद कश्मीर में हो, सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की सप्लाई की हुई वैक्सीन है। जैसे मैंने कहा 30 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की जा चुकी है, 47,000 प्राइवेट सेक्टर लेके आया, प्राइवेट सेक्टर 47,000 लेके आ गया, लेकिन ये सिवाय बयान देते हैं, बयान देके जाके सो जाते हैं। इन्होंने अभी तक एक भी टीका अपनी अवाम के लिए, एक भी वैक्सीन अपनी अवाम के लिए नहीं मंगवाई। अच्छा मिनिस्टर साहब, कौन कौन सी वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, और एस्ट्राजेनेका के हवाले से कुछ इंटरनेशनली खदशात भी मेडिकल एक्सपर्ट्स उसका इजहार करते हैं, तो इस हवाले से ये वैक्सीन भी सुना है पाकिस्तान आ चुकी है, तो आपने कोई गाइडलाइंस इशू की हैं इन तमाम वैक्सीन के हवाले से? जी बिल्कुल, हमारी पहले तो बता दूं कि ये फैसला होता कैसे, एक एक्सपर्ट्स कमेटी है जिसके अंदर कोई सियासतदान नहीं होते, वो सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और वैक्सीनेशन के और इन्फेक्शस डिजीजेस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन पर मुश्तमिल होती है। तमाम सूबों से उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है और हर चीज़ जो है वहाँ पर रिव्यू की जाती है और फिर वहाँ फैसले किए जाते हैं। फिर ड्रैप का एक बाकायदा सिस्टम है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का, वो सारी डेटा मंगवाती है, देखते हैं दुनिया में जो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या हो रहा है और फिर फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी वैक्सीन लग रही हैं? जो वफाक के जरिए वैक्सीन आई हैं उसके अंदर कैंसाइनो शामिल है, जिसकी अब बल्क वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ गई और पाकिस्तान में NIH के जरिए अब उसकी स्टेरिलाइजेशन और फिलिंग का प्रोसेस हो रहा है। इसके साथ साइनोफार्म पाकिस्तान के अंदर आई है, साइनोवैक पाकिस्तान के अंदर आई है और एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान के अंदर आई है। ये चार तो वफाकी हुकूमत के जराए के से आई है, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्पुतनिक अभी तक जो रशियन वैक्सीन है उसको लेकर आया है। एस्ट्राजेनेका के बारे में बिल्कुल यहाँ पे स्टडीज दुनिया में आई हैं, लेकिन ये भी बता दूं आज भी ज्यादातर यूरोपियन ममालिक के अंदर भी और बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर भी एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। जो हमने गाइडलाइन इशू की हैं उस गाइडलाइन में इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक ये फैसला किया गया है
कि 40 साल से कम उम्र लोगों को एस्ट्राजेनेका ना लगाई जाए, सिर्फ 40 साल से ऊपर लगाई जाए। इंटरनेशनल रिसर्च में इस वक्त ये ज़्यादा वाज़ेह है कि ख़वातीन जो हैं 40 से कम उनको ना लगाई जा सके, लेकिन हमने फ़िलहाल इसको सेफ साइड पे रहते हुए वो सब ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए कर दिया है। एक्सपर्ट्स कमेटी इसको आगे देखती रहेगी। हो सकता है कि आगे जाके जो मर्द हैं 40 साल से कम के उनके लिए अलाउ कर दी जाए, लेकिन इस वक्त सिर्फ 40 साल से ऊपर की एज के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका को अलाउ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं